हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी एक बेहतरीन क्लास होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फिर से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जो आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए इसमें जो है जो टॉपिक दिए गए हैं उस पे आधारित ये पेपर है। चूँकि ये पेपर एक प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, इसलिए सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के टॉपिक इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए आप क्लास में कंटिन्यू बने रहें और पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं तो हमको कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑल्ट डिलीट प्लस डिलीट या शिफ्ट प्लस डिलीट। तो यानी कि कंट्रोल के साथ डिलीट दबाएं या ऑल्ट के साथ डिलीट दबाएं, डिलीट के साथ ही डिलीट दबाएं या शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएं। तो इसके जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका शिफ्ट के साथ डिलीट दबाकर जो है आप एक स्थायी रूप से फाइल को वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आपका पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। तो दोस्तों, कौन सा शासक ऐसा था जिसको सकारी कहा जाता था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क। तो दोस्तों, जो सकारी के नाम से जिस शासक को कहा जाता था वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जो है समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत शौर्यवान और वीरता से गुणों से संपन्न था। तो इस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था। इसको जाना जाता था सकारी। क्या कहा जाता था दोस्तों, सकारी के नाम से जाना जाता था। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो जो समुद्रगुप्त के दीवाने खालिसा द्वारा जो अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर जो भूमि थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, उस भूमि को कहा जाता था पाए बाकी। क्या का नाम से जाना जाता था दोस्तों, पाए बाकी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रकार के ढूंढ ढूंढ के पेपर में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2023 में हुआ है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़िएगा और इसके आधार पर आप इमेजिन करिए कि आने वाले एग्ज़ाम पेपर किस प्रकार से होंगे। तो इसलिए आपको लगातार हम यहाँ पर पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, इसलिए चैनल पर बने रहें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों, एक नियम है सूर्य अस्त नियम। तो ये किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो ये है आपका रैयतवारी व्यवस्था या महलवारी व्यवस्था या इजारादारी व्यवस्था या स्थायी व्यवस्था। तो दोस्तों, जो सूर्य अस्त व्यवस्था है वो किससे संबंधित है, वो है स्थायी व्यवस्था से। जमींदारों को एक निश्चित तिथि को भू राजस्व सरकार को अदा करना होता था, तो उसको जो है भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत स्थायी व्यवस्था इसको माना गया था, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य अस्त नियम किस राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत है, यह स्थायी व्यवस्था के अंदर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, सुभाष चंद्र बोस या मोहनदास करमचंद गांधी। तो दोस्तों, ये नियम किसने दिया था, ये नारा किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था नारायण गुरु ने दिया था दोस्तों। श्री नारायण गुरु ने एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश दिया था, ठीक है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? जो मराठे थे, मराठा शासकों ने गुरिल्ला जो रणनीति थी वो किनसे सीखी थी दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मलिक अंबर से जो है मराठों ने गुरिल्ला रणनीति सीखी थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या है? तो दोस्तों जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू जो है ये दोस्तों एक जहाज है। कैसा है? जहाज है, जापानी समुद्री जहाज। कैसा जहाज है दोस्तों? जापान का समुद्री जहाज है जो भाप शक्ति से चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो कामागाता मारू जो है एक भाप शक्ति से चलने वाला जापानी समुद्री जहाज का नाम है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में जो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, इसका किसको जाता है क्रेडिट? तो दोस्तों ये जाता है लॉर्ड मेयो को। किसको जाता है? लॉर्ड मेयो। ये वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो ने 1870 में दोस्तों 1870 में संकल्प जो है इनके संकल्प से जो है स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों के विकास की यहाँ पर विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। तो किसने उठाया था दोस्तों? ये उठाया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर वो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो कोई नागरिक हो भारत का या वो विदेशी हो, तो उसके लिए उपलब्ध है। तो किस प्रकार का दोस्तों? पहला है केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों वो चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी, सभी के लिए यह अधिकार लागू होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड जो भारत के अंतर्गत नीति आयोग जो बना था दोस्तों, ये कब गठित हुआ था? 2015, 2016, 2017 या 2018? तो दोस्तों जो नीति आयोग बना था वो बना था 2015 में। कब बना था? 1 जनवरी। कब बना था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिना किसी कहे हुए आप इसको नोट्स में जरूर तैयार कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो योजना आयोग पहले नाम था उसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, और योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प की पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और नीति आयोग का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो क्या है? योजना आयोग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो भारत के अंतर्गत जो जनता का धन है उसका संरक्षण कौन करता है दोस्तों? तो ये कार्य जो करता है दोस्तों वह है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत में जनता के धन का संरक्षण कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा भारत में जनता के धन का संरक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैग इसका नाम है, कैग इसको कहा जाता है, CAG। ठीक है, कैग जो है भारत की जनता का जो जनता के धन का जो है संरक्षण करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जिला परिषद की जो विशेष बैठक बुलाई जाती है उसके लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?
तो कुल सदस्यों के 1/2, कुल सदस्यों की 1/3, कुल सदस्यों की 1/4 या कुल सदस्यों की 1/5। तो दोस्तों अगर इसका हम सही आंसर जानें तो कुल सदस्य जितने हैं अगर उसका 1/3 लोग भी आ जाते हैं तो बैठक जो है की जा सकती है। तो ये हर प्रकार के उसमें होता है दोस्तों। अगर जैसे माना 100 लोग हैं, 100 में से अगर 33 लोग आ जाते हैं तो मीटिंग में, तो इट मीन्स वो मीटिंग जो है वो बैठक जो है सही मानी जाती है। तो जिला परिषद की विशेष बैठक को बुलाने के लिए भी सदस्यों की आवश्यकता कितनी होती है? कुल सदस्यों का 1/3 भाग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा फिर से कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट्स है, वो अधिकतम कितने बाइट तक स्टोर कर सकती है? तो अगर उसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है तो कितना स्टोर कर सकती है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 256 गुणा 124 गुणा 1024 गुणा 1024 ये कवर कर सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है बाइट की बात पूछी गई है, तो 256 मेगाबाइट है, तो 256 को हम मेगाबाइट को हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 गुणा 1024 यहाँ पर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाता है बाइट में कन्वर्ट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वर्ष भारत के उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय को पारित किया था? तो भारत के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता कब दी थी दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है बी, यानी कि 2014 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को मान्यता दी कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो होते हैं वो जो है पुरुष और महिलाओं के बीच में जो है एक नए प्रकार का इनको जो है क्या होता है, इनको तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी और इन्हें जो है इनके अधिकारों को भी बना दिया गया था। ठीक है, कब बनाया गया दोस्तों? 2014 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की संख्या सबसे कम है? तो कौन सा राज्य ऐसा है जहां ईसाइयों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में ईसाई की संख्या जो है सबसे कम है दोस्तों। सबसे कम कहाँ है? बिहार में ईसाई लोग कम है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, हिमनद है, उसमें से कौन सा हिस्सा जो है, कौन सा दर जो है भारत में नहीं है? ग्योंगला, गैसरब्रम या साल्टोरो या विलाकोंडाला। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन इसलिए पढ़े हैं दोस्तों क्योंकि आपके पास इनमें से 3 ऐसे हैं जो भारत में हैं, लेकिन एक दर ऐसा है जो भारत के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों कौन सा वाला है? वो है ए, यानी कि ग्योगला जो है ये जो है जो हिमनद, सियाचिन हिमनद है, उसमें से ये दर जो है भारत में नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था? तो किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था दोस्तों? करी क्रीक, कझार क्रीक, सर क्रीक या सर डेविस। तो दोस्तों किसके उसमें किया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर क्रिक के संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था। इस सिद्धांत का क्या कहना है कि दो राज्यों या देशों के बीच नदी की सीमाओं को जल निकाय के बीच में जो विभाजित किया जाता है उसको थालवेग सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने रखा है दोस्तों। तो ये कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर वह है सर क्रिक। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो आपके पास जो ऑप्शन है दोस्तों वह है
सिडेराइट, लाइमोनाइट, मैग्नेटाइट या हेमाटाइट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि हेमेटाइट जो है दोस्तों वो जो है एक प्रकार का उत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है, हेमेटाइट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत है। तो 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो सबसे अधिक मात्रा में ऐसी जनजाति के लोग हैं वह हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? वह है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी के लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण शोध संस्थान कहाँ है? भोपाल में, लखनऊ में, रायपुर में या देहरादून में? तो भूजल की जो है दोस्तों केंद्रीय जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण शोध केंद्र, यह है दोस्तों आपका रायपुर में। कौन सी जगह में है? रायपुर में है। और ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 25 फरवरी 2020 को, कब दोस्तों? 25 फरवरी 2020 को जो है रायपुर के राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण का जो है उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों या क्रमों में से किससे संबंधित है? तो द्रविडियन सेल तंत्र, पुराना सेल तंत्र, आर्यन सेल तंत्र या आर्कियन सेल तंत्र। तो जो सिल्यूरियन सेल तंत्र है दोस्तों वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह है द्रविडियन सेल तंत्र से संबंधित है, सिल्यूरियन सेल तंत्र। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी क्रिटिकल क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आप पेपर बन रहे हैं, इसलिए आप इस पेपर को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और जो है उत्तराखंड पुलिस से भर्ती से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस प्री के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी इसके अंतर्गत कंप्लीट कंटेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि के नाम से दिया गया है इनमें कौन सा नहीं है? तो दोस्तों 2023-24 की जो 7 प्राथमिकताएं थी जिन्हें सप्तऋषि के नाम से कहा जाता है, तो इसमें कौन सा नहीं है? पहला है आपका आखिरी पायदान तक पहुंचना, युवा शक्ति, हरित विकास या महिला सशक्तिकरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कही गई है। बाकी सप्तऋषि के अंतर्गत आखिरी पायदान तक पहुंचना, युवा शक्ति और हरित क्रांति तीनों के तीनों इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 23, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अभी आगामी एग्जाम के लिए भी। तो भूकंप से प्रभावित जो तुर्की शहर है दोस्तों, इसके तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। क्या था दोस्तों? भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए इन्होंने भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वो चलाया था ऑपरेशन दोस्त के नाम से ये चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो वीर गार्जियन 23 ये किन दो देशों का संयुक्त उद्यम है दोस्तों? भारत और इंडोनेशिया, भारत और जापान, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश। तो दोस्तों कौन से देश हैं दो? तो दोस्तों ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और जापान के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 के नाम से ये
संयुक्त उद्यम जो है दोस्तों, ठीक है, भारत और जापान के बीच। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो जो गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का वो किया है, उसका क्या नाम है? चैट जीपीटी या बार्ड या मेटा या MAI? तो गूगल द्वारा कौन सा उत्पन्न वो किया गया है दोस्तों? वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बार्ड। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के पर 6 साल काम करने के बाद गूगल ने आखिरकार क्या कर दिया? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का उद्घाटन किया जिसका नाम है बार्ड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था? तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है दोस्तों, लगभग 1 साल के अंतर्गत में हुआ है ये। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, असम या गुजरात? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू व कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आयोजन में जो है जम्मू कश्मीर में ये हुआ है दोस्तों। खेल मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 1 है वो भारत को क्या घोषित करता है? संघों का राज्य, संघीय राज्य, सहकारी राज्य या स्वतंत्र राज्य? तो दोस्तों जो संविधान का अनुच्छेद 1 है भारत को घोषित करता है भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो संघीय राज्य इसमें या राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, तो भारत का अनुच्छेद 1 जो है भारत को राज्यों का संघ के नाम से घोषित करता है। क्या नाम से दोस्तों? राज्यों का संघ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो कौन सा राज्य ऐसा है जिसने फरवरी 2023 में जो भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की थी? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने जो है पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर का क्या था? तो जो चंद्र शासन था, चंद्र शासन, उस समय दस्तूर किसको कहा जाता है दोस्तों? भू राजस्व, न्यायिक शुल्क या नजराना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नजराना। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? वो है दस्तूर का जो दस्तूर क्या है? एक प्रकार का नजराना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? जो तालेश्वर ताम्रपत्र है दोस्तों वो उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि ये जो है द्युति बर्मन से जो है संबंधित है। द्युति बर्मन से तालेश्वर ताम्रपत्र संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बर्मन से, द्युति बर्मन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हिमसंग करता है? तो उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हिमसंग के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है कत्यूरी, पौरवी, चंद या परमार? तो दोस्तों ये जो काम किया जाता है ये किया जाता है पौरव वंश के द्वारा। किसके द्वारा? पौरव वंश के द्वारा किया जाता है। और ये उत्तराखंड के जो है हिंसांग एक ऐसे राजा हैं जो जो है इसका वर्णन करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों जो पौरव वंश है इसका जो है हिंसांग ने अपने शासनकाल में इसका राजवंश में इसका वर्णन किया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी?
तो रानी कर्णावती जो थी वो किस परमार शासक की संरक्षिका थी दोस्तों? ये थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी शाह की संरक्षिका ये रही थी। महापति शाह की मृत्यु के पश्चात उनके 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह को गढ़वाल का शासक घोषित किया गया था दोस्तों। और पृथ्वीपति शाह ने क्या किया था, ये रानी कर्णावती को उसको संरक्षक जो है बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो रानी कर्णावती जो है किस परमार शासक की संरक्षिका थी? वो थी जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी शाह की वो संरक्षिका थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 33। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? कार्तिकेयपुर, गोविशाण, कटारमल या लखनपुर? तो जो काशीपुर है दोस्तों उसको कहा जाता था गोविशाण। किस नाम से जाना जाता था? गोविशाण, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था गोविशाण नाम से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे अशोक आंदोलन के दौरान जेल भेज दिया गया था? तो उत्तराखंड का वो राजनेता कौन था जिसे जेल भेज दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है मोहन सिंह मेहता। तो ये मोहन सिंह मेहता एक ऐसा राजनेता थे जिनको अशोक आंदोलन के दौरान जेल भेज दिया गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हार दूधा किससे संबंधित है? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हार दूधा दूधा किससे संबंधित है दोस्तों? तो हार दूधा जो संबंधित है दोस्तों, आप सही ऑप्शन टिक करिएगा तब तक। तो ये है नाग देवता से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों? हार दूधा किससे संबंधित है? यह है नाग देवता से संबंधित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से संबंधित ये प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण हैं। छपेली एक रूप है, तो छपेली किस चीज़ का रूप है दोस्तों? तो सही आंसर पे ही हम चर्चा करेंगे। तो छपेली दोस्तों एक लोक नृत्य है। क्या है दोस्तों? ये एक लोक नृत्य है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। छपेली क्या है? एक लोक नृत्य है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में कमीण का कार्य क्या होता है? तो उत्तराखंड में कमीण जो होते हैं दोस्तों, उनका कार्य क्या होता है? निश्चित गांव से राजस्व एकत्रित करना। तो जो कमीण होते हैं वो निश्चित गांव से राजस्व को एकत्रित करते हैं, और ये जो है इनको कहा जाता है कमीण। क्या कहा जाता है दोस्तों? कमीण इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो किन के द्वारा हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी दोस्तों? वो की गई थी आपके गोरखों के द्वारा। तो गोरखा शासकों ने ही हिल यात्रा की शुरुआत की थी दोस्तों, कुमाऊं में और गढ़वाल में। ठीक है, हिल यात्रा जो होती है तो वो गोरखों के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों। बिल्कुल स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल पछताना पड़ेगा, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो मछली पकड़ने से संबंधित कौन सा मेला है दोस्तों जिसमें मछली पकड़ने का होता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, मौन मेला। किससे संबंधित है दोस्तों? मौन मेला जो है मछली पकड़ने से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? मछली पकड़ने से संबंधित है मौन मेला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है दोस्तों, भद्रराज एक लोक देवता हैं। तो भजराज जो है एक लोक देवता हैं दोस्तों, किनके हैं? जौनसार बाबर के, नीति घाटी के, काली कुमाऊं के, गढ़वाली के, राठ के। तो दोस्तों ये जो है आपका जौनसार बाबर के एक मुख्य देवता के रूप में, इनको जो है भद्रराज को एक लोक देवता के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन है दोस्तों नंदाकोट, चौखंबा, कूला, कांगड़ी या दुनागिरी। तो इनमें से कौन सा ऐसा शिखर है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूला कांगड़ी जो है ये उत्तराखंड के अंतर्गत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नौला यानी कि स्वाभाविक रूप से होने वाला जो जल भृत, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा
राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो स्वाभाविक रूप से जो जल वृत्त है यानी कि जो नौला है वो किस राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों, वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनराकोट। ठीक है दोस्तों, सुनराकोट में है ये। और सुनराकोट में कहाँ है दोस्तों? ये अल्मोड़ा सोमेश्वर तहसील के सुनराकोट गांव में प्राचीन नौले को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है दोस्तों। ठीक है ना, ये कहाँ है? अल्मोड़ा के सोमेश्वर में है दोस्तों। कहाँ है ये? सुनराकोट कहाँ है? ये सोमेश्वर में है दोस्तों। और इसको क्या कर दिया गया है कि इसको राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक के रूप में इस नौले को जो है रखा गया है। ठीक है, प्राचीन स्मारक के रूप में इसको प्राचीन स्मारक घोषित करके तो इसको संरक्षित करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल विशेष तरीके से आप नोट कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल एनर्जी के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों 43, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये जमरानी बांध किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमरानी बांध जो है वो नैनीताल जिले में स्थित है। कौन से जिले में? नैनीताल जिले में स्थित है दोस्तों जमरानी बांध। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो जो ये झीलों के नाम दिए गए दोस्तों, इनमें से कौन सा चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो चकनी ताल, लिंग ताल या गोहना ताल या तारक ताल, तो कौन सा ताल इनमें से जो है, कौन सा झील इनमें से चमोली जनपद में स्थित नहीं है दोस्तों? वह है लिंग ताल। तो लिंग ताल जो है दोस्तों चमोली जनपद में स्थित नहीं है। बाकी चकनी ताल भी है, गोहना ताल भी है और तारक ताल भी, ये तीनों के तीनों चमोली जनपद में स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो कौन सा जिला ऐसा है जिसकी साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार सबसे कम है? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उधम सिंह नगर की साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों। 46 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो महिला साक्षरता की हम बात करें तो दोस्तों हमने इस पर हमने प्लेलिस्ट में जो है पूरा डिटेल क्लास भी करा रखी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे महिला साक्षरता दर के जनपदों का सही अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम की बात कही गई है। तो महिला साक्षरता का अवरोही क्रम तो सबसे ज़्यादा बात करें तो पिथौरागढ़ में महिला साक्षरता है दोस्तों, उससे कम है रुद्रप्रयाग में और उससे कम है उधमसिंह नगर में। तो महिला साक्षरता जो सबसे कम है वो है यूएस नगर में दोस्तों, रुद्रप्रयाग में उससे ज़्यादा है थोड़ा, और पिथौरागढ़ में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में है दोस्तों साक्षरता। ठीक है, तो ये था हमारा अवरोही क्रम साक्षरता दर का। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल केयरफुली आप लोग समझिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये जो है क्लास है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और इसी प्रकार के लगातार क्लासेस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से निकलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो अलकनंदा नदी की जो बाईं ओर से निकलने वाली सहायक नदी ये नहीं है, वो कौन सी नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है नंदाकिनी, धौली गंगा, मंदाकिनी या पिंडरी। ठीक है दोस्तों, तो बाईं ओर से निकलने वाली सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वह है दोस्तों मंदाकिनी। क्योंकि मंदाकिनी नदी जो दोस्तों, मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी नदी ये जो है बाईं ओर से नहीं निकलती, ये है दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों। बाकी नंदाकिनी, धौली गंगा और पिंडारी जो पिंडरी नदी है, पिंडारी नदी, ये जो है तीनों के तीनों जो है बाईं ओर से निकलती हैं और अलकनंदा नदी में मिलती हैं दोस्तों। लेकिन मंदाकिनी नदी जो है वो दाईं ओर से आती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सरस्वती नदी जो मिलती है अलकनंदा में, वो भी बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से आती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 48 है,
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना और टॉन्स नदियों के मध्य में निवास करती है? तो कौन सी जनजाति जो है यमुना और टॉन्स नदियों के मध्य में निवास करती है दोस्तों? जौनसार, बाबर, थारू, राजी या भोटिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो जनजाति है जौनसार बाबर, यानी कि ये जनजाति जो है जौनसार बाबर जो जनजाति है ये यमुना और टॉन्स नदियों के मध्य में निवास करती है दोस्तों, ठीक है। तो टॉन्स और यमुना नदियों के मध्य में कौन सी जनजाति निवास करती है? वह है जौनसार बाबर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड के बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी। तो कितना थी दोस्तों? तो 15 वर्ष और उससे अधिक की जो बेरोजगारी दर थी वो कितनी थी दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.1% थी दोस्तों। तो यहाँ पर से दोस्तों उत्तराखंड में रोजगार और इससे संबंधित जो सर्वेक्षण होते हैं इनको भी आप स्टडी जरूर कर लें। तो 2021-22 के अनुसार 2019-20 में जो उत्तराखंड में बेरोजगारी का दर था आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग वो 7.1% था दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ये सारे क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित हैं दोस्तों और कितनी गहनता से गहराई से पूछे गए हैं ये आप बिल्कुल स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो जो महिला उद्यमी हैं उनको जो दिया जाने वाली सब्सिडी है दोस्तों वो है आपके 25 लाख तक की, ठीक है। कितनी है? सूक्ष्म और लघु उद्योग, मध्यम उद्योग के लिए 2015 में महिलाओं के लिए जो सब्सिडी रखी गई है अधिकतम सीमा वो 25 लाख की रखी गई है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आता है सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। तो कौन सा इसमें सही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो है तो दोस्तों इसमें जो उद्यान है वो वन्य जीव उद्यान है और कहाँ है और किस जनपद में है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये है आपका उत्तरकाशी में। कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में। और उसके बाद अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों वो पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और विंसर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो अल्मोड़ा में है। और उसके अलावा सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो पौड़ी में है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है इसका, उत्तरकाशी। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य ये जो है पिथौरागढ़ में है। विंसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में है। और सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पौड़ी में है दोस्तों। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो 3, 4, 1, 2 दोस्तों इसमें दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। 3, 4, 1, 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति जो है कितना था, व्यय कितना था, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1726 कितना था दोस्तों रुपये प्रति व्यक्ति जो है 1726 रुपये जो यहाँ पर औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों हमारा। उत्तराखंड में वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो वीर चंद सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना थी उसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जून 2002 में। कब की गई थी? जून 2002 में उत्तराखंड के प्रथम स्वरोजगार योजना वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना का प्रारंभ किया गया था। और ये कब किया गया था? जून में भी दोस्तों ये किया गया था 1 जून 2002 को, ठीक है। तो पर्यटन स्वरोजगार का शुरुआत की गई थी वीर चंद सिंह गढ़वाली की याद में 1 जून 2002 में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर
कितना प्रतिशत रहा है। तो तृतीय क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का 12.11 और द्वितीय क्षेत्र का 44.97%, और अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों 42.92% है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की, इसको नोट कर लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र की है 12.11%, और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र को भी नोट कर लेंगे 44.97%, और इन्होंने पूछा है दोस्तों तृतीय क्षेत्र का, तो तृतीय क्षेत्र का है 42.92%। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान योजना। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो समग्र शिक्षा अभियान योजना जो है कब प्रारंभ की गई दोस्तों, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21। तो जो समग्र शिक्षा अभियान योजना है दोस्तों, वो की गई आपकी 2018-19 में जो है ये योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है श्रेणी YEB, WED, UHG और SKI में अगला टर्म क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर स्पेलिंग उल्टे और सुल्टे दोनों साइड से चल रही हैं। जैसे यहाँ पर Y आया है Z से पहले का स्पेलिंग, और यहाँ पे A के बाद का B आया है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, पहले वाले में आप समझ गए। W, अगर यहाँ पर W आ जाएगा, W यानी कि X के बाद, है ना, W और X, X से पहले W आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर D आया है, तो D से पहले क्या आ जाएगा, फाइनली दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा QOL। ठीक है, आप इसे ये लगा लीजिए तर्क इनके बीच में, W और D, U और G के बीच, और S और I के बीच। ठीक है, तो QOL इसका जो है सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी दोस्तों रीजनिंग से संबंधित है, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इनको हम स्किप करेंगे दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन ये इस टाइप के होंगे जो रीजनिंग से संबंधित हैं और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इनको अभी कर पाना इसमें मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकन है और इससे जो है टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में। 2020-2021 भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का क्या रैंक था। तो दोस्तों 2020-21 का पूछ दिया इन्होंने, जबकि पेपर 23 में हुआ है, लेकिन 2020-21 का पूछा है, तो पुराना सर्वेक्षण भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य को जो रैंक मिला है दोस्तों, वो मिला है 15वां रैंक। ठीक है, कौन सा रैंक है दोस्तों, रैंक 15 है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है साइंस का क्वेश्चन है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन, हीलियम और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और आर्गन गैस इसके अंदर भरी रहती है। तो बल्बों के अंदर जो है दोस्तों आर्गन के अलावा हीलियम, नियॉन, ठीक है, नाइट्रोजन और क्रिप्टॉन, ये गैसें इसके अंतर्गत भरी रहती हैं। तो नाइट्रोजन और आर्गन जो है इसके अंतर्गत मेनली दोनों एक साथ दिए गए हैं, इसलिए ये आंसर इसका सही है दोस्तों। जबकि और में हीलियम भी दिया है, बट हीलियम गैस इसमें होती है, लेकिन उसका साथी जो है हाइड्रोजन इसके अंदर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। तो नाइट्रोजन और आर्गन का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अन्य मैंने गैसें आपको बता दी कि बल्बों के अंदर जो आर्गन के अलावा हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन और क्रिप्टॉन, ये गैसें इनके अंदर यूज की जाती हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सामान्य ये साइंस है, ठीक है, जनरल साइंस का टॉपिक सारे पेपरों में दिया गया है। तो और ये पेपर भी प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, बिल्कुल स्किप करने की नौबत नहीं है, आप ध्यानपूर्वक पूरे पेपर को स्टडी जरूर कीजिएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है? तो जो अग्निशामक होता है, फायर ब्रिगेड जो होता है, उसमें जो मुख्य घटक क्या होते हैं दोस्तों? उसके अंतर्गत जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है दोस्तों। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? H2SO4 होता है। तो ये आपका जो है अग्निशामक के मुख्य घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है। तो मार्स गैस किसको कहा जाता है दोस्तों? जो मार्स गैस के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, वह है आपका मीथेन गैस। ठीक है दोस्तों, मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 23 मई 1986 को पारित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है? यानी विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न की जाती है दोस्तों, वो की जाती है जनरेटर से। किससे उत्पन्न की जाती है? जनरेटर इसको कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक है दोस्तों, वह है एमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी है और एमीटर भी है, जो इसको यूनिट करता है, जिसको जजमेंट करता है, जो इसको मीजरिंग करता है। बट जनरेटर क्या है? इसको उत्पन्न करने वाला है विद्युत धारा को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मैग्रोव होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं सारे। मैग्रोव होते हैं, मैग्रोव क्या होते हैं? नमक सहिष्णु, शर्करा सहिष्णु, सीमेंट सहिष्णु या नाइट्रोजन सहिष्णु। तो मैग्रोव क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं नमक सहिष्णु होते हैं मैग्रोव। मैग्रोव शब्द का उपयोग पौधों के उस समूह के लिए किया जाता है जो खारे पानी में पैदा होते हैं। ठीक है दोस्तों, खारे पानी या अधिक नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, इनको कहा जाता है दोस्तों मैग्रोव कहा जाता है। और ये पौधे की प्रजाति है, पौधे को कहा जाता है जो खारे पानी में उगते हैं पौधे, उनको बोला जाता है मैग्रोव। और ये नमक सहिष्णु होते हैं, यानी कि नमक वाले पानी में होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया। तो जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था आपका 2002 में। जैव विविधता अधिनियम यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो बनाया गया था, इसको बोलते हैं BDA। ठीक है, BDA कब बनाया गया था? 2002 में दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? तो गाय की विदेशी नस्ल को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो गाय की विदेशी नस्ल है, लाल सिंधी गलत, साहिवाल गलत, मुर्राह गलत, जर्सी। ठीक है दोस्तों, तो गाय की दो विदेशी नस्लें जर्सी और ब्राउन स्वीप हैं दोस्तों। क्या हैं? एक तो है जर्सी और एक है दोस्तों क्या है? ब्राउन, ब्राउन स्वीप। ठीक है दोस्तों, ब्राउन स्विस। ठीक है, तो जर्सी गाय जो विदेशी नस्ल है दोस्तों, ये काफ़ी अधिक दूध देती है, तो इसलिए अधिक लोग इसको पालन करना पसंद करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71 है, TCP/IP रेफरेंस मॉडल की चार परतें कौन सी हैं? तो TCP जो है, इसकी जो चार परतें हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं? तो वह है आपकी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। ठीक है दोस्तों, ये TCP की चार परतें होती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 72,
यह एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो दोस्तों क्या है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है? एक प्रकार का रजिस्टर है दोस्तों, जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करती है। तो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन तो आने ही आने हैं दोस्तों सारे पेपरों में, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। व्यक्तिक सहायक और कनिष्ठ सहायक वाले अभ्यर्थियों के लिए ये पेपर बिल्कुल रामबाण होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो दोस्तों जब डेटा को इंस्ट्रक्शन की खोज करते हैं तो उस समय जो मेमोरी यानी सीपीयू द्वारा सबसे पहले किसको रेफर किया जाता है दोस्तों? वो किसको रेफर किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों केस मेमोरी को। कहाँ किया जाता है? केस मेमोरी को जो है सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? तो कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या कार्य होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों आपका पोस्ट। कौन सा कार्य होता है दोस्तों? वो होता है सबसे पहले कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कार्य किया जाता है पोस्ट। ठीक है दोस्तों, घोस्ट भी नहीं, हॉस्ट भी नहीं और हॉट्स भी नहीं, तो कौन से किया जाता है? पोस्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला मैटर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 पे। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो मुर्गियों के भोजन में कौन सा विटामिन सबसे अधिक रखा जाता है दोस्तों? तो ये रखा जाता है दोस्तों विटामिन ए और विटामिन के। ठीक है, मुर्गियों के भोजन में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा यूज होता है? विटामिन ए और विटामिन के। ठीक है दोस्तों, ये जो है मुर्गियों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा में इन विटामिनों को रखा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा हिंदी से। इसमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है दोस्तों? कौरव, मिठास, होनहार या धनवान। तो दोस्तों इसमें कृत कौन सा बना हुआ है? तो वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और कृत प्रत्यय से जुड़ने जुड़ने से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको कृदंत कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बना हुआ है वह है होनहार। ठीक है, तो होनहार में क्या लगा है दोस्तों? इसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों वासुदेव। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है दोस्तों। तो वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? वो लगा है ओ। ठीक है, कि वासुदेव व में अ प्रत्यय, जो वासुदेव का मूल शब्द है दोस्तों वह है अ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है, सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का प्रयुक्त अर्थ क्या है? तो सांप मरे न लाठी टूटे। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा लोकोक्ति प्रयुक्त हुई है दोस्तों? वह है बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। तो बिना सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? वह है बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 है कि इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो निर शब्द उपसर्ग प्रयुक्त किसमें नहीं हुआ है दोस्तों? निराला, निरुत्साह, निरीह या निराहार। तो दोस्तों इसमें जो निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है वह निराला है। बाकी निर उत्साह में निह धन उत्साह होता है, निह धन रिह, और उसके बाद निराहार में भी निर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। लेकिन निराला में जो है निर प्रत्यय निर उपसर्ग जो है प्रयुक्त नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है गणतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र। तो लोकतंत्र शब्द का जो विलोम शब्द है दोस्तों वह है आपका बी, यानी कि राजतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है दोस्तों। ठीक है ना, जहाँ राजाशाही चलती है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता खुद का मालिक होती है। ठीक है दोस्तों।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो कौन सा व्यंजन इसमें से द्विगुण है दोस्तों? ऑप्शन है झ, फौ, ड और सौ। तो कौन सा व्यंजन इसमें द्विगुण है दोस्तों? वह है आपका ढ। ठीक है दोस्तों, ढ जो है यहाँ पर द्विगुण व्यंजन में काउंट होता है। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन कौन सा है दोस्तों? वह है द्विगुण व्यंजन है ढ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है कि काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह क्या है? तो दोस्तों काम करते रहना ही जीवन है, फिर यहाँ पे विराम चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद है आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य में मध्य में जो प्रयुक्त विराम चिन्ह है वो किस प्रकार का चिन्ह है दोस्तों? इसको कहते हैं दोस्तों अर्ध विराम। क्या कहते हैं? एक पॉइंट ऊपर और नीचे से कॉमा का निशान हो, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? अर्ध विराम कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दुल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो दुल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके दुल्ह, दुल्लह, दुर्बह या दुर्लभ। तो दुल्हा शब्द का जो तत्सम है दोस्तों वह है आपका दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, दुर्लभ शब्द जो है मिलके दुल्हा यहाँ पर तद्भव के रूप में बन गया, तो दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो भाई उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है दोस्तों? उच्चारण के आधार पर वो जो है वह है आपका दंतोष्ठि। कौन सा व्यंजन है? दंतोष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, वो जो यूज हो रहा है वो दंतोष्ठ्य है दोस्तों, दांत और ओष्ठ से ये शब्द बोला जाता है, ये अक्सर वर्ण बोला जाता है। तो वो जो है दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ कौन है? दंत और ओष्ठ से मिलकर ये वर्ड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों आंखों में खून उतरना। तो आंखों में खून उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अत्यधिक क्रोध करना। क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक क्रोध करना। आंखों में खून उतरने का अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है सुनक। सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो जो सुनक शब्द है दोस्तों इन किसका पर्यायवाची है? वो है दोस्तों आपका कुत्ता। ठीक है, कुत्ते का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सुनक। क्या है दोस्तों? सुनक। सुनक शब्द जो है कुत्ते का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 87 पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 87 कहता है उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? आपका इसका जो सही आंसर है दोस्तों पितृ आशीष बिल्कुल गलत, वंशधाम गलत, पैतृक संपत्ति गलत। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को जो कहा जाता है दोस्तों कहा जाता है रिक्त। क्या कहा जाता है? री आधा को थो, रिक्त इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम के भेद हैं? तो दोस्तों वह जो न करे सो थोड़ा। ठीक है, ये एक वाक्य है, वह जो न करे सो थोड़ा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें ये कहा गया है कि वह जो न करे थोड़ा सो थोड़ा वाक्य में जो और सो जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों जो और सो इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं। वह जो ना करे सो थोड़ा, तो इसमें क्या है? जो और सो क्या है दोस्तों? ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है संन्यास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संन्यास शब्द में उपसर्ग क्या है दोस्तों? सम, संग, सन और संग। तो दोस्तों संन्यास शब्द में जो उपसर्ग है वह है सम। क्या है दोस्तों? सम।
सम इसमें जो है संन्यास शब्द में उपसर्ग जो है दोस्तों सम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से इसमें गलत युग्म बताना है दोस्तों। तो कौन सा युग्म इसमें विलोम की दृष्टि से गलत है? वह है अनध शनद। ठीक है, तो अनध का सनद नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? अनध का होता है अध। क्या होता है विलोम? अध। तो अनध और अध जो है विलोम की दृष्टि से यहाँ पर जो है अनद और सनद गलत हैं दोस्तों, और अनद का विलोम होता है अध। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है 91, हंसा थे सो उड़ी गए कागा भय दीवान। हंसा थे सो उड़ी गए कागा भय दीवान लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। ठीक है, हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आ जाना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी टाइम यूज होता है, और आप लोगों के लाइक और सब्सक्रिप्शन से जो है मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए कंटिन्यू जो भी क्लास आप देखेंगे दोस्तों, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 है, अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अमावस की अंधेरी रात के लिए एक शब्द है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन है राका, निशीथ, रजनी या कुहू। तो अमावस की अंधेरी रात वाक्यांश के लिए क्या शब्द है दोस्तों? वह है आपका कुहू। क्या है दोस्तों? कुहू। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? ये है आपका ऑप्शन अज धन अंत, या अच धन अंत, अच धन अंत या अग धन अंत। तो अनंत अजंत शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों अच, और चौ के नीचे हलंत भी है दोस्तों, प्लस अंत, अच धन अंत, बन गया अजंत। क्या बन गया दोस्तों? अजंत बन जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्र को हानि राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो जो राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, इस वाक्य में जयचंद किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। जयचंद जो है किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? वह है जातिवाचक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 95 हमारा, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द पूछा गया है, तरवारी, मयंक, कुकुर या अवशांश अवश्याय। तो दोस्तों जो इसमें तद्भव शब्द है वो है आपका मयंक। मयंक कैसा शब्द है दोस्तों? यह है तद्भव शब्द। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दिसावर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो दिसावर शब्द का जो तत्सम रूप है दोस्तों वो क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देशांतर। क्या है दोस्तों दिसावर का शब्द रूप? देशांतर। तो तत्सम रूप इसका जो है देशांतर है, और ये जो है दिसावर कहलाया। ठीक है दोस्तों, दिसावर का तत्सम रूप क्या है? देशांतर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 97 है, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कह रहा है। ठीक है दोस्तों, किस में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, एक तो अनुदात, अनुभाव, अनुवीक्षण या अनुभव। तो किस में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुदात में जो है अनु उपसर्ग यूज नहीं हुआ है। इसमें दोस्तों हुआ है अन, और अन के नीचे ये लगा हुआ है, और अन धन उदांत। क्या है दोस्तों? अन धन उदांत, बन गया अनुदांत। ठीक है दोस्तों, तो अनुदांत में जो है अनु उपसर्ग यूज नहीं हुआ, तो अन धन उदांत है दोस्तों इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है यज्ञ वेदी शब्द में समास है। तो यज्ञ वेदी शब्द में कौन सा समास है? अपादान, संप्रदान, संबंध या करण। तो किस प्रकार का इसमें समास है दोस्तों? क्योंकि समास से एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो इसमें जो समास है दोस्तों है संप्रदान तत्पुरुष। कैसा समास है? यज्ञ वेदी में जो है समास संप्रदान तत्पुरुष समास इसके अंदर है दोस्तों, यज्ञ वेदी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है दोस्तों, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर तृष्णा दिया है, त्रिश धन ना, निर्गुण दिया है, निहि धन गुण, नाविक, नव धन इक, यशोदा, यशोधन दा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है डी, यशोदा का संधि विच्छेद गलत दिया गया है। यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों होता है यशः धन दा। ठीक है, यशः धन दा मिलके बन जाएगा यशोदा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ हमारे ये मॉडल पेपर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 में ये एग्जाम हुआ है दोस्तों, इसलिए जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास थी। तो अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो भ्रमर शब्द के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं दोस्तों? मिलिंद होता है, अली होता है, द्विरेफ होता है। बट पारावत जो है भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो वॉच करने के बाद प्लीज़ दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, किसी भी हाल में लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी दोस्तों, इसलिए आप इसको बिल्कुल जो है वॉच कीजिएगा आराम से देख के। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी क्लास का सारी क्लासेस को देख सकते हैं। हिंदी से उत्तराखंड से संबंधित सारी क्लास अच्छी खासी करा रखी हैं दोस्तों, आप उनको देखिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।